हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का, जिसमें 6 लेक्चर मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के बारे में जाना, डाइपोल के बारे में जाना, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के कारण फील्ड क्या होता है। इतनी बात आप सभी लोगों ने सीख ली और एक लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने जाना कि टॉर्क क्या होता है। यदि किसी ने भी जो नए सब्सक्राइबर हैं अगर ये चीज नहीं पढ़ा और आज की इस वीडियो पर आए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख ले, तभी ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां पर से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का आप लोगों का क्लास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब ये कंटीन्यूअस की बात क्या हो गई, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस की बात। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्ब्स का जो लॉ ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वहां पर जो चार्ज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, छोटा होता है, पॉइंट चार्ज होता है। और उसकी वजह से हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है, या फिर इसी को K लिख देते हैं तो K Q अपॉन R होता है, जहां पर Q क्या है, Q एक स्मॉल चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, उसकी वजह से पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंसेप्ट है हम किस पर लगा सकते हैं, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। पॉइंट चार्ज क्या होता है, छोटा सा चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं, तो हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, उस पर पॉइंट चार्ज ही होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां भी चार्ज 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 है, पूरा ओवरऑल में चार्ज है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या ये वैलिड होगा? अगर होगा तो क्या वैल्यू होगा? नहीं होगा। तब कैसे हम फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इन सभी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जानना जरूरी है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो 3 तरह से होता है। ठीक है, 3 तरह से कौन कौन सा हो गया? सबसे पहला जो होता है हमारा, उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहला तरह का हो गया। ठीक है, दूसरा तरह का होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा तरह का होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, तो उसके लिनियरिटी पर अगर पूरा का पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज हम देख सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक तरफ के सरफेस पर है ना? तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऐसा जो स्ट्रक्चर है, क्या ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है? 1 डायमेंशन मींस या तो उसके पास लेंथ हो, या तो उसके पास ब्रेथ हो, या तो उसके पास हाइट हो, तो उसको हम लोग कैसा स्ट्रक्चर कहते हैं? 1 डायमेंशन, है ना? एक डायमेंशन पर सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो ऐसे चार्ज को कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही बात समझ में? सरफेस, सरफेस का मतलब होता है कि मान लिया जाए हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा मिल गया, ठीक है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ओवरऑल पूरे सरफेस में हो, दिख रहा है ना, ये पूरे सरफेस में है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा इसको अच्छे से देखा जाए, क्या ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है? इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है कि नहीं? यहां पर लेंथ है, ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और इसके सरफेस एरिया में इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए इस चार्ज का नाम रखा गया है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर होना चाहिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसके लाइन पर है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पूरे ओवरऑल वॉल्यूम में, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या करता है, बॉडी यानी कि मटेरियल के शेप पर डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका डिफाइन क्या है, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर लैम्डा को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, इसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां पर इस सिग्मा को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, इसका वैल्यू होता है Q अपॉन वॉल्यूम, और इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी यहां पर वॉल्यूम लिखा गया है लीनियर, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई सरफेस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो Q यानी कि चार्ज की यूनिट होता है कूलम, लेंथ का हो गया मीटर, कूलम पर मीटर, यहां पर क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना छोटा सा बात को सबसे पहले आप अपने कॉपी पर नोट कर ले, ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस पर प्रॉब्लम्स पर चलते हैं, क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अप्लाई करना है, और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमको उसके कारण से फील्ड कैसे निकालना होगा, इस चीज पर गौर करेंगे, ठीक है। हालांकि आगे जो आने वाला है उसको क्लास 11th में भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि सभी लोग बहुत ही बेरहमी से भूल चुके हैं क्लास 11th में क्या उन्होंने पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं बताऊंगा आगे। चलिए जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूं, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसके आर्क पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, हो गया। ये इसका सेंटर है और रेडियस इसका है आर। ठीक, सेंटर का नाम रख दिया जाए ओ। अच्छा, अब यहां पर ये देख करके पता लगाया जा सकता है कि कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जरा गौर से देखिए तो पता चलेगा आपको कि चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इसके लेंथ पर है, उसके आर्क पर है, सरफेस में नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सेमी सर्कुलर डिस्क समझ करके समझना है कि तो सरफेस हो गया है। सरफेस होता तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की तरफ होता, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसके आर्क पर है, सिर्फ लेंथ पर है। आर्क भी तो एक तरह का लेंथ है ना, ठीक है, सिर्फ इसके लेंथ पर है। इसका मतलब इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सा है, सॉरी चार्ज डेंसिटी कौन सा वाला है, वो है लीनियर वाला, मतलब इसके पास लैम्डा है। और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है कि इफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, देन फाइंड चार्ज, सॉरी टोटल चार्ज एट ओ। तो बताना है कि इन सभी चार्ज के कारण जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ओ पर उसका क्या टोटल चार्ज होगा, हमको ये पता करना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकलेगा इसका वैल्यू। तो याद होगा आप लोगों को या याद नहीं भी होगा, खैर कोई बात नहीं। हमने सबसे पहले ये जान लिया कि हमारे पास ये कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या होता था, लैम्डा बराबर कितना होता था, अभी जस्ट मैंने बताया चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ एल, ठीक है, तो Q अपॉन एल हो गया। अच्छा, ये किसके लिए आया, ये पूरे होल बॉडी के लिए आया, ठीक है, फॉर होल बॉडी, चाहे जैसा भी बॉडी हो, ठीक है, उसी के लिए लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q बराबर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा ना, Q बराबर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं हमको क्या करना है, तो हमारे पास ये यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां से एक हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा सा एरिया काट लेते हैं, ठीक है, थीटा एंगल पर, छोटा एकदम, ये डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, यहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हम एक छोटा सा आर्क ले लिए, क्योंकि ये लेंथ वाला आर्क तो काफी लंबा है, ठीक है, तो हम क्या किए, छोटा सा आर्क ले लेंगे, ये छोटा सा आर्क, ठीक है। तो अगर पूरे की लंबाई L है तो हम जो छोटा सा आर्क जो हम यहां पर काटे हैं तो उसका लंबाई क्या होगा, dl। dl का मतलब क्या होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है। और इस पूरे पे चार्ज अगर Q है तो यहां पर चार्ज कितना होगा, dq होगा, छोटा सा चार्ज होगा, नहीं होगा, ये जो चार्ज है पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां 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 यहां। हम छोटा सा अगर काटेंगे तो पूरा चार्ज हमको मिल जाएगा, नहीं ना, हमको छोटा सा चार्ज मिलेगा, एकदम छोटा सा। तो हम यहां पर क्या किए, dq ले लिए, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया। तो अगर हम इसको गौर से देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये है dq। अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा, जो इसका रेडियस होगा, ये है r और ये है dl। तो सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है, याद है आप लोग सभी लोगों को, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है L इक्वल टू 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक, इतना होता है। तो ये होता था किसके फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। अगर हमको रेडियन के फॉर्म में बदलना है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, यानी कि L इक्वल टू r थीटा। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, L की जगह कितना है लेंथ ऑफ आर्क, dl है, r की जगह रेडियस कितना है r, और थीटा की जगह कितना है d थीटा। तो dl की जगह r इंटू d थीटा। अब इस छोटे से जो भी छोटा सा हमारे पास आर्क है, इसके पास चार्ज है dq। अभी भी ये कैसा है, लीनियर है ना, लीनियर को काटेंगे तो लीनियर ही मिलेगा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं फॉर अ स्मॉल पार्ट, जो छोटा सा पार्ट हम लोगों ने काटा उसके लिए भी तो लैम्डा निकलेगा। क्या निकलेगा? डी क्यू अपॉन डी एल। क्यू अपॉन एल होता है पूरे के लिए, ठीक है। तो ये छोटे से के लिए क्यू की जगह डी क्यू और एल की जगह क्या है हमारे पास? डी एल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए निकला? ये छोटे से पार्ट के लिए निकला। ये किसके लिए निकला? ये पूरे के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमको यहां पर का पता चल गया है कि चार्ज का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल है, ठीक है। इतनी बात तो पता चल गई है। इसी तरह से अगर हम यहां पर कट करेंगे तो उसके हिसाब से भी हमको डी क्यू मिलेगा, यहां कट करेंगे तो उसके हिसाब से फिर हमको डी क्यू मिलेगा, यहां कट करेंगे उसके हिसाब से हमको डी क्यू मिलेगा। मतलब हर जगह अगर छोटा छोटा पार्ट अगर काटते चले, है ना, यहां जैसे काटे हैं वहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं छोटा छोटा पार्ट। तो सभी पार्ट का हमको डी क्यू मिलेगा। हमको चाहिए टोटल, चाहिए सेंटर पर टोटल चाहिए कितना होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी हमको छोटा छोटा मिला है सभी को हम ऐड कर देंगे, क्या हमको टोटल भी मिल जाएगा। और ऐड करने के लिए फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। किसका? जो छोटा सा आया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, ये जो हमारे पास डी क्यू है और ये लैम्डा इंटू डी एल है, इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये डी क्यू निकल करके आ जाएगा कितना? डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, यहां पर आ जाएगा क्यू, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू कितना? क्यू आ गया, टोटल चार्ज आ गया। कहां पर? हम सेंटर पर निकाले, इसलिए तो सेंटर से डाले हैं। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट कॉस थीटा और इंटू डी एल, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी एल। चलिए अब यहां पर देखना है हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कॉस थीटा इंटू डी एल। अब देखना दोनों वेरिएबल कौन है, जरा कॉस थीटा में थीटा की बात करते हैं। अगर हम ये एलिमेंट यहां काटे हैं तो इसका थीटा कुछ और होगा। अगर यही छोटा सा एलिमेंट यहां काटते तो क्या इसका थीटा सेम होता? रिड्यूस कर जाता, कम हो जाता। अगर यही थीटा में यहां काटते तो क्या होता? इसका थीटा इंक्रीज कर जाता, यहां काटते इसका थीटा इंक्रीज कर जाता। इसका मतलब थीटा यहां पर क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो थीटा वेरिएबल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो थीटा का होगा। जब इंटीग्रेशन थीटा का होगा तो यहां पर से डीएल को डी थीटा में बदलना पड़ेगा। बिकॉज आप सभी लोगों को पता होगा बेसिक्स इंटीग्रेशन में कि हम लोग जो इस वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में एक्स डीएक्स होना चाहिए। जैसे कि एक्स डी एक्स, याद दिख रहा है आप लोगों को? चलिए एक्स डी एक्स, तो एक्स वेरिएबल का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका डीसी भी एक्स के टर्म में होना चाहिए। तो अगर हम थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा, डीएल घटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, ठीक। तो जरा देखें डीक्यू का वैल्यू, सॉरी डीएल का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से, सॉरी यहां से कितना है हमारे पास? डीएल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट कॉस थीटा और डीएल की जगह आर डी थीटा। चलिए अब जरा आर को जरा बढ़िया से देखें। आर क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। हम कहीं भी ले ले, रेडियस इसका बदलने वाला नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एक सर्कल का रेडियस क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। तो आर यहां पर कांस्टेंट है, आर को निकाल लेते हैं बाहर, लैम्डा नॉट आर, अंदर बच जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन होगा कहां से? हम लोग शुरुआत कहां से कर सकते हैं? यहां से। अंत कहां पर कर सकते हैं? यहां पर, यानी कि 0 डिग्री से शुरू होगा और 180 डिग्री पर जाकर के खत्म होगा। तो 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन आता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा नॉट आर साइन थीटा, और ये 0 और ऊपर आ गया पाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब तो यहाँ के बाद काम आसान है ना, हलवा है। थीटा की जगह पाई रखना है, थीटा की जगह 0 रखना है। उसके बाद
पाई का वैल्यू भी होता है 0 और साइन 0 का भी वैल्यू होता है 0, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 0। टोटल वैल्यू कितना हो गया 0। इसका मतलब यहां पर हमारे पास कोई भी चार्ज का नेट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नेट चार्ज कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों को इस प्रॉब्लम को डील करना होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास जिसका लेंथ दिया हुआ है L। ठीक है, रॉड का लेंथ मालूम है L, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली यानी कि कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q है सभी जगह टोटल। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इससे r डिस्टेंस के दूरी पर एक पॉइंट है P, और हमको इस P पॉइंट पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, ये रॉड है, रॉड के ऊपर सभी प्लेसेस पर चार्ज है, यहां 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 सब जगह है। अगर यही पॉइंट चार्ज होता तो हम आराम से KQ/R लगाते हैं, वैल्यू हमको मिल जाता। बट यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है और इस पर पूरे पर चार्ज है, पूरे पर। ठीक है, तो अगर हम इसकी वजह से निकालेंगे तो इतना पूरा छूट जाएगा। अगर हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास ले लेते थे, बहुत ऐसे सिचुएशन में क्या था हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास ले लेंगे तो सेंटर ऑफ मास पर जो आएगा वही वैल्यू सबके लिए वैलिड होगा। बट वो मास का काम था, मास और चार्ज डिफरेंट चीज है। चार्ज के केस में हम सेंटर ऑफ मास वाला कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चार्ज के केस में सेंटर ऑफ मास का कोई भी केस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, मास और चार्ज दोनों का अलग अलग बात होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चार्ज है हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर ले लेंगे तो टोटल लेंथ L/2, तो वहां पर का निकाल करके E बराबर KQ अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 प्लस R लेकर के वैल्यू कर लेंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा गलत। ठीक है, ये काम आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास फिर से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है, बताइए आप लोग। ठीक है, हाँ लीनियर। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास रॉड तो है लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर ना होकर के ऊपर की तरफ है, सिर्फ एक लेंथ की तरफ है। ठीक है, तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हम पूरे बॉडी की बात करें, पूरे रॉड की बात करें, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए Q/L होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे की बात करें। ठीक, अगर हम छोटा सा कहीं पार्ट काट लें, चलिए यहां पर हम एक छोटा सा काट लेते हैं पार्ट। ठीक है, तो पूरा लेंथ L है, तो ये जो छोटा सा पार्ट काटेंगे इसका लेंथ कितना हो जाएगा DL हो जाएगा, या फिर DX हो जाएगा, जैसे लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, DX लिखिए DL लिखिए, बाद में तो चेंज करना ही है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि यहां पर जो चार्ज होगा वो पूरा तो नहीं होगा, वो छोटा सा चार्ज होगा, क्योंकि हम छोटा सा पार्ट काट रहे हैं तो हमारे पास चार्ज भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, छोटा सा। ठीक, अब ये जो है मान लेते हैं कि P पॉइंट से X डिस्टेंस की दूरी पर हम काटे हैं, छोटा सा। ठीक है, कहीं भी काट सकते हैं, तो यहां पर डिस्टेंस हम x ले लेंगे, यही चीज को यहां काटते तब भी डिस्टेंस x लेते हैं, इसका मतलब x इसका वैरी करेगा, इसलिए x के टर्म में यहां पर लिखे हैं dx लिखे हैं। ठीक है, तो x इसका क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं कि इस छोटे से के लिए, ठीक है, फॉर अ स्मॉल पार्ट, छोटे से के लिए लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, dq/dx हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ।
चार्ज है इसका dq और लेंथ कितना है dx। तो यहां से हम कह सकते हैं dq इक्वल टू लैम्डा dx। चलिए सबसे पहला हम जब भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का आए तो सबसे पहले अब ये दो काम जरूर कर लें, एक पूरे बॉडी के लिए लैम्डा का वैल्यू निकाल लें और एक छोटे से बॉडी के लिए जहां पर हम छोटा सा पार्ट काटे हैं उसके लिए निकाल लें। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पर टोटल चार्ज भी चाहिए। अगर टोटल चार्ज चाहिए होता तो यहाँ पर से हम इंटीग्रेशन कर दिए होते हैं, बट हमको टोटल चार्ज नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए फील्ड कितना निकल करके आएगा ये पता करना है। ठीक है, तो फील्ड की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या है, हमको पूरे का निकालना है, बट हम छोटा सा जो पार्ट काटे हैं तो छोटे से पार्ट का जो फील्ड होगा वो डी होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ डी ई इक्वल टू, एक सेकेंड आ रहा है आप लोग को, चलिए तो हम छोटे से पार्ट के लिए दिखना चाहते हैं। ठीक, तो डी ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ई का वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पर ये टोटल के लिए है, हम छोटे से पार्ट के लिए निकाला सिर्फ इतना, क्योंकि इसके पास dq है, इसके पास dq क्या है, dq बहुत ही छोटा चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ना पॉइंट चार्ज की तरह। और जब ये पॉइंट चार्ज है तब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज के लिए तो ये निकल करके आया था। ठीक है, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, पूरा पॉइंट चार्ज नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट टी का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम छोटे से पार्ट के लिए लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में, हम छोटे से पार्ट के लिए लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू की जगह चार्ज इसके पास कितना है dq, हमको चाहिए कहां, p पर चाहिए। ठीक है, तो यहां से p का डिस्टेंस कितना मान करके रखे हुए हैं x, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। r क्या था, डिस्टेंस था, कहां से, पॉइंट चार्ज से, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज यहां, डिस्टेंस यहां पर, टोटल कितना माने हैं x, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये किसके लिए आया, छोटे से चार्ज के लिए आया। अगर यही छोटा सा चार्ज यहां पर काटते हैं या यहां पर काटते हैं या यहां पर काटते हैं, सब जगह काट करके ले सकते थे ना, तो हम क्या करते, सभी छोटे छोटे चार्ज को काट करके अगर ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। याद कीजिए कि ये सारा का सारा कहानी ग्रेविटेशन में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए है ना, नॉन कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, हर चीज के लिए, या फिर सेंटर ऑफ मास में वहां पर भी बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने बताया था, सब जगह इस तरह का डेरिवेशन आया था। ठीक है, तो फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है, बस इस बार चार्ज के रिस्पेक्ट में है। चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझें, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। k का वैल्यू 1/4πε लास्ट में रखा जाएगा। ठीक है, dq अपॉन x पर, ये छोटे चार्ज के लिए गया। अब हमको पूरे के लिए निकालना है, पूरे के निकालने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये हो जाएगा dEp बराबर k बाहर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा dq अपॉन x स्क्वायर। अब जरा देखा जाए, ये x तो वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि अगर यही हम छोटा सा पार्ट यहां पर काटते तो x का वैल्यू चेंज हो जाता, यहां काटते तो x का वैल्यू कुछ और होता, यहां काटते तो x का वैल्यू कुछ और होता। ठीक है, इसका मतलब x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन इसका होगा, इसका मतलब dq को हमको हटाना पड़ेगा, उसको x के टर्म में लाना पड़ेगा। अब जरा देखिए, dq का वैल्यू x के टर्म में है, बिल्कुल है ना, यहां पर से हम वैल्यू लिख लेते हैं, k इंटू लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो ये जो रॉड है हमारा यहां से लेकर के यहां तक है। अगर सपोज ये छोटा सा पार्ट हम यहां काटे होते, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना रहा होता, r। अगर यही छोटा सा पार्ट हम यहां काटे होते हैं तब डिस्टेंस कितना रहा होगा, r, और ये टोटल l, यानी कि r प्लस l। मतलब इसको इंटीग्रेशन r से लेकर के r प्लस l तक करना है, हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए इस बात की इंटीग्रेशन किया जाए, कहानी खत्म हो गया फिजिक्स का। अब यहां सिर्फ मैथमेटिक्स,
ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर r से लेकर के r प्लस एल, यानी कि ये हो जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन r से लेकर के r प्लस एल। इसको लिख सकते हैं x पे पावर -2 इंटू dx, ऊपर जाकर के पावर माइनस में। अब इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर एक जोड़ना रहता है और जितना ऊपर है उतना नीचे भागा देना होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा k लैम्डा x पे पावर -2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो -1, तो नीचे भी कितना हो जाएगा -1। ये हो गया r से लेकर के r प्लस एल। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -k लैम्डा x पे पावर -1 को 1/x लिख लेते हैं। ये हो जाएगा r से लेकर के r प्लस एल। अब अपर लिमिट पे उठाना है, लोअर लिमिट पे उठाना है, कितना हो जाएगा -k लैम्डा। अपर लिमिट पे उठाएंगे तो 1/r प्लस एल और लोअर लिमिट पे उठाएंगे तो 1/r हो जाएगा। ठीक है, 1/r प्लस एल और 1/r। चलिए अब क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा r इंटू r प्लस एल, यहां हो जाएगा r माइनस आर एल। ठीक है, r से r मर गया, हमारे पास क्या बचा -l, और बाहर भी माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा k लैम्डा एल बट्टे r इंटू r प्लस एल। ये निकल करके आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस। ठीक है, अब हम चाहे तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना है हमारे पास k लैम्डा की जगह q अपॉन l इंटू एल अपॉन r इंटू r प्लस एल। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, कितना आ गया हमारे पास, k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r इंटू r प्लस एल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरह का रहेगा तो आप देख लीजिएगा कि कहां तक आपका आंसर है, उसके हिसाब से आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी ला सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है यहां तक। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन में देता हूं जिसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बनाने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, एकदम पहले क्वेश्चन के जैसा। तो आप लोग को लगेगा सर आप तो ये बता दिया है आपने, तो फिर से दोबारा क्यों दे रहा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। ये सेंटर है O, रेडियस है R और इस पर Q चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आपको पता करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्वेश्चन करवाया था चार्ज, ठीक है, कि टोटल चार्ज O पर कितना होगा। अब मैं यहां पर बनाने दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल करके आएगा। ठीक है, इसको जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगले क्लास में ये चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से जरूर एक बार कोशिश करके देखिए कि आप कहां तक सफल होते हैं। ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में ये और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका भी रेडियस R, सेंटर O और इसके पास भी क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालना है ड्यू टू क्वाड्रेंट। ये है सेमी सर्कुलर आर्क, ये है क्वाड्रेंट। ठीक है, कितना आएगा ये निकालना है। ठीक है, और एक पांचवा क्वेश्चन लेकर के चलेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज तो P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पता करना है। ठीक है,
तो आगे के क्लास में ये 3 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, खुद से करने का कोशिश करेंगे, अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर के वेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। और ज्यादा मौज मस्ती करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को भी लेकर के चले साथ में, ठीक है। सीबीएसई का या फिर कोई भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का आगे चल करके नोटिस आ सकता है कि सिलेबस को छोटा किया जाएगा ताकि एग्जाम को टाइम पर कंडक्ट कराया जा सके। बट आपकी जिम्मेदारी बनती है, सिलेबस ठीक है छोटा हो जाएगा, बहुत ही खुशी की बात है, आप उतने सिलेबस से पढ़ करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्या आप ये सोच करके देखिए कि सिर्फ एग्जाम में ही पास करना आपकी प्रायोरिटी है या नॉलेज भी गेन करना है। और अगर नॉलेज गेन करना है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़िए, ठीक है। क्या आप मेरी इस बात पर एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं।